रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसमें मैं आपको 2-3 तरीके की ना इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। सबसे पहले टी शेप अकाउंट बनाने के लिए आएगा, जिसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं 3 अकाउंट बनाने वाले। ठीक है, वो आएगा भी तो आपका 4 या 6 मार्क्स का आएगा, 3 अकाउंट आए तो। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल हटा देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है बच्चे आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, 3 अकाउंट्स दिए होंगे या कुछ आइटम्स दे देगा, आपसे ये पूछा जाएगा इसमें से कौन सी पर्सनल में आती है, नॉमिनल में आती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको डिटेल के अंदर इसकी पूरी वीडियो है जिसके अंदर आपको अच्छे से पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, फिर भी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो सबसे पहला अकाउंट है हमारा, वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इस पर्सनल अकाउंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो इस पर्सनल अकाउंट को ही हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ था। ठीक है, पर्सनल के अंदर जो हमारा अकाउंट बटा था वो सबसे पहले क्या था बेटा, रियल। उसके बाद कौन सा था, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन। ठीक है, और उसके बाद था हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अगर हम रियल की बात करते हैं तो रियल के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली रियल का मतलब हो गया यहाँ पे जितने भी नेचुरल पर्सन हैं, यानी कि राम, श्याम, एक्सेट्रा। ठीक है, हम सब भी क्या है, एक तरीके से रियल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब होता है बेटा कोई भी पर्सन जो कि एक लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, यानी कि वो नेचुरल नहीं है, उसे एक लॉ के अलावा, आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या है, जो काल्पनिक है, एक तरीके से आर्टिफिशियल है, असली नहीं होता। इसके अंदर आ जाते हैं आपके सारे के सारे, जैसे कि बैंक्स, एसबीआई हो गया आपका, पीएनबी हो गया, उसके बाद कंपनीज हो गई आपकी, रिलायंस हो गई बेटा, टाटा हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके सारे के सारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टली पर्सन ना होके किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल इसमें था हमारा सबसे कॉमन था, मान लो डेटर या फिर क्रेडिटर। अब डेटर और क्रेडिटर सुनते ही हमें नाम क्या याद आएगा भाई, डेटर वो जिससे पैसे लेने हैं। तो पैसे किससे लेने होंगे भाई, किसी इंसान से लेने होंगे, किसी कंपनी से लेने होंगे, किसी बैंक से लेने होंगे। तो अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन होगा, या तो रियल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन होगा, होगा वो पर्सन ही। ऐसे क्रेडिटर में क्या हमें पैसे देने होंगे। ठीक है, ये पर्सनल के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है बेटा हमारा, जिसे आप जानते हो किस नाम से, इम्पर्सनल बोला जाता है। ठीक है, और इस इम्पर्सनल को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। एक है बेटा हमारा नॉमिनल और दूसरा हो गया रियल, ये वाला ना। ये हमारा था बेटा यहाँ पे नेचुरल पर्सन, ये हो गया हमारा नॉमिनल, और यहाँ पे ले लेते हैं हम। अब नॉमिनल जो होता है बेटा रिलेट्स टू इनकम एंड एक्सपेंस, रियल रिलेट्स टू असेट्स। अब अगर हम रूल्स की बात करते हैं बेटा, अब इन सबके जो कॉमन रूल्स आएंगे यहाँ पे, वो आएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, नॉमिनल की बात करें तो किससे रिलेट कर रहा है ये बेटा, रिलेट्स टू इनकम एंड एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और रिलेट्स टू असेट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसी की बेस पे आपकी थ्योरी बन सकती है कि इनमें से कौन सा अकाउंट होता है। कुछ आइटम्स दी होंगी आपको, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी है कैसी है, और टेस्ट में भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अभी जो वर्कशीट दूंगा उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारे बेटा यहाँ पे अगर देखी जाए तो मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वही है जो आप बोल रहे हो इसके अंदर बेटा। ठीक है, क्लियर के रूल आप सबको याद होंगे। अब C स्टैंड्स फॉर होता है यहाँ पे कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर होता है बच्चे हमारा यहाँ पे लायबिलिटी, E स्टैंड होता है बेटा हमारा एक्सपेंस, A स्टैंड होता है असेट्स के लिए, और R होता है बच्चे हमारा। और इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कम वाली चीजें याद करो, ज्यादा वाली याद। तो कम वाली क्या है, असेट्स और एक्सपेंस, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। और उसके अलावा जो बचती है बेटा वो क्या चलती है उसकी, वाइस वर्सा, यानी कि अपोजिट। ये घटने पे क्रेडिट, बढ़ने पे, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चे, एक तरीके का बेसिक रूल हो गया रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर अगर हम चलें तो सबसे पहले जो आता है बेटा वो आता है हमारा यहाँ पे टी शेप अकाउंटिंग। ठीक है, टी शेप अकाउंटिंग के अंदर हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले मान लो हमें बनाना है क्या यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट। हमें 4 ट्रांजेक्शन्स दी हुई है बेटा। पहली परचेज फर्नीचर ऑफ 50,000, सेकेंड sold furniture of 30,000, third purchase furniture of 20,000, fourth depreciate furniture by 5,000। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले आप। इस फॉर्मेट की वजह से ये क्या कहलाता है, एक तरीके के टी शेप कहलाती है। पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये हो गया यहाँ पे। तो पहला स्टेप जो आपको समझने के लिए कहा था मैंने, इसमें ये बोला था आपको कि जब भी आपको बनाना किसका अकाउंट, फर्नीचर का, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सबसे पहले कि सर हमें बनाना है अकाउंट यहाँ पे फर्नीचर का। उसके बाद सबसे पहला काम होगा आपको उसके नीचे उसका नेचर डिफाइन करना है कि ये क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। ठीक है, फिर जैसे ही असेट्स लिखोगे तो आपको रूल याद करना है कि भाई असेट्स का रूल क्या है, डेबिट में इंक्रीज, क्रेडिट में। अगर आपको ये चीज समझ आ गई इन क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन में फिर कोई बचता नहीं है, पढ़ते रहो और उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज करते चले जाओ आप। ठीक है, जैसे कि बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि परचेज फर्नीचर, तो ऑब्वियस सी बात है फर्नीचर परचेज होगा तो बढ़ेगा ही। तो बढ़ेगा तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट यहाँ पे टू कैश, या बीच में ब्रैकेट में लिख सकते हो आप परचेज कितने का करा, सोल्ड। सोल्ड करेंगे तो क्या होगा बेटा, कम होगा। कम होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में, 30,000 का। फिर है बेटा अगेन परचेज करा आपने 20,000 का। फिर डेप्रिशिएट है फर्नीचर 5,000 से, तो डेप्रिशिएशन का मतलब है फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो डिक्रीज होगा, तो बाय
अब आप इसकी क्या करोगे, बैलेंसिंग कर लोगे। इधर आ रहा है 70,000, इधर है 35, तो बैलेंस कितना बच गया मेरे पास, बाय ठीक है, क्या आ गया ये, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस आ गया सबको कैसे, डेबिट ज्यादा था 70 में से 35 घटाया, कितना बच गया, 35,000। अब इसी के बाद बेटा एक लेते हैं अकाउंट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन ले लो आप, क्रेडिटर अकाउंट रमेश का बनाना है हमें, मान लो, ठीक है, क्रेडिटर है एक रमेश। तो क्रेडिटर के अंदर पहली एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम रमेश। दूसरी, गुड्स रिटर्न टू रमेश 10,000। थर्ड वन, अमाउंट पेड टू रमेश 20,000। ठीक है, ये एंट्रीज ले लो आप। इसमें एक और कर सकते हो आप, अगेन परचेज वाली, छोड़ते हैं उसको। अब यहाँ पे अगेन आपने बनाया बच्चे फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे बन गया आपका रमेश क्रेडिटर अकाउंट है। इसका सबसे पहले नेचर लिखेंगे हम, ठीक है, और लाइबिलिटी का नेचर लिखते हैं, हमें इसके क्या लगाने हैं यहाँ पे, रूल। लाइबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा, घटने पे डेबिट, बढ़ने पे क्रेडिट। ये रूल लगाते ही अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम रमेश, तो गुड्स परचेज करे तो यानी मेरा उधार बढ़ गया, लाइबिलिटीज तो बढ़ेंगी, तो कहाँ पे आएंगी, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज 50,000। उसके बाद अगली एंट्री में गुड्स रिटर्न टू राकेश या रमेश, 10,000 के जब आप गुड्स वापस कर रहे हो, तो यानी जिससे आपने 50,000 का उधार लिया था, 10,000 का सामान आपने उसे वापस कर दिया, तो लायबिलिटी क्या हो गई बच्चे आपकी, तो टू रिटर्न कितने से हो गया बेटा, 10,000 से। फिर है अमाउंट पेड टू रमेश 20,000। अब मैंने 20,000 की उसे पेमेंट भी कर दी थी, तो पेमेंट करी है तो लायबिलिटी क्या होंगी, कम होंगी। तो टू कैश, कितने की करी पेमेंट, अब ये है इधर 50,000, इधर कितना है बेटा, ये 30,000। यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, टू बैलेंस सीडी। अब हम बेटा इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आने के आपके चांसेस क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहते हैं। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि कैश सेल्स 50,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 56,000, पेड टू वाई 30,000, sold goods to X 80,000, purchase goods from Y 44,000 और कैश परचेज फ्रॉम Y 16,000। ठीक है, अब बेटा देखो इसमें उसने बोला है कि हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है,
डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, और एक आता है हमारा यहाँ पे, ये 3 अकाउंट्स हमें क्या करने हैं बेटा यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। अब एंट्रीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, सुन लेना। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप इन तीनों के लिए एक फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं हम। देखो बेटा, हमें जो 3 अकाउंट बनाने हैं उनके नाम लिखते हैं पहले हम। कैश, डेटर, और एक हो गया हमारा डेबिट, क्रेडिट। ठीक है भाई, अब हमें पता है कि जो कैश का नेचर है वो क्या है, हमारी असेट्स होती है, तो असेट्स बढ़ने पे डेबिट, घटने पे। डेटर्स का नेचर असेट्स होता है, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे। क्रेडिटर का नेचर लायबिलिटी है, घटने पे डेबिट, बढ़ने पे। अब देखो, इस क्वेश्चन में गलती क्या कर रहे हो ज्यादा, आप क्या करते हो, क्वेश्चन आते ही स्टार्ट कर देते हो करना। पहले आपने अकाउंट बनाया, आपने ये मेंशन कर दिया कौन सी चीज कहाँ पे है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये मेंशन नहीं है कि कौन क्रेडिटर है कौन। आपको क्या करना है, पहले ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है। जैसे कि अब सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को मैंने उधार में सामान बेचा, तो यानी मैंने उससे पैसे लेने हैं, तो वो कौन है, मेरा डेटर। तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि डेटर के आगे आप मेंशन कर दो एक्स। आपकी एंट्री यही गलत हो जाती है कंफ्यूजन में। और फिर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, उधार में इससे माल खरीदा, तो ये कौन है बेटा, मेरा क्रेडिटर। अब इसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आप। पहली ट्रांजेक्शन है बेटा कैश सेल्स, मैंने कैश में माल बेचा है, तो इसमें ना तो डेटर का रोल है ना ही क्रेडिटर का रोल है, मैंने माल बेचा है। मैंने माल बेचा है तो पैसे आए होंगे, आए तो कहाँ पे आएंगे, टू सेल। कितना आया, 50,000। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू, ऐसे है बेटा ये ट्रांजेक्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब सोल्ड गुड्स टू एक्स 80,000, एक्स को मैंने 80,000 रुपए के गुड्स उधार में बेचे, तो एक्स कौन हो गया, डेटर, जिससे मैंने पैसे लेने हैं। जब पैसे लेने हैं तो डेटर्स क्या हो रहे हैं, मेरे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे टू सेल्स, कितना, 80,000। अगली ट्रांजेक्शन थी कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स ने मेरे को पैसा दिया। एक्स कौन है बेटा, डेटर, उसने मेरे को पैसा दिया, तो यानी डेटर्स क्या हो जाएंगे अब मेरे, भाई उससे 80,000 लेने थे, उसने 56,000 दे दिए, तो उसने पैसा दिया, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कैश 50। जब उसने मेरे को पैसा दिया तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा किसकी वजह से बढ़ेगा, 2x 50। ठीक है। अगली एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से मैंने उधार में सामान खरीदा, तो यानी मेरी लायबिलिटी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। तो कितने का खरीदा, 44,000 का। लायबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड पे बढ़ती है, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद पेड टू वाई, वाई को मैंने पेमेंट करी है बेटा, तो जब वाई को पेमेंट करी है तो वाई कौन है, मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी को पेमेंट करूंगा तो लायबिलिटी क्या होंगी, मेरी कम। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश, कितनी पेमेंट करी बेटा हमने, तो जब पेमेंट करी है तो ऑब्वियस सी बात है कैश भी क्या होगा, मेरा कम होगा। तो बाय, अगली एंट्री कैश परचेज फ्रॉम वाई, ये दिक्कत देती है, कई बच्चे क्या करते हैं वाई समझ के उसमें भी एंट्री करते हैं। यहाँ लिखा है कि वाई से ही खरीदा, वाई मेरा क्रेडिटर भी है, लेकिन इस बार मैंने कैसे खरीदा है, उससे कैश में खरीदा है, तो इसका सिंगल अकाउंट पे फर्क पड़ेगा, वो कौन सा है, हमारा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय परचेज, कितने का परचेज करा, 16,000 रुपए का। बस खत्म। अब इसकी बैलेंसिंग कर लो, 1,46,000 माइनस 6 गए, 40, 60 बचेंगे यहाँ पे। बाय बैलेंस सीडी, 80,000 यहाँ है तो 6 करेंगे ऐड, 60, 24,000।
बाय बैलेंस CD 14,000 डेबिट में बचेगा इसके। ठीक है, अब बेटा एक चीज और समझ लो, कोई यहाँ पे पूछता है कि भाई कैश का क्या बैलेंस बचा आपका, तो क्या बोलोगे? कहाँ पे बचा? क्रेडिट साइड। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, गलत है। ठीक है, बैलेंस आपका क्रेडिट साइड बचा है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया बैलेंस वहां का माना जाता है जिस साइड आप इसको ब्रॉड डाउन करते हो। ब्रॉड डाउन कहाँ पे करूंगा मैं इसको? डेबिट में। और ये आपको लिखवाए भी गए रूल्स की ऑल असेट्स एंड एक्सपेंस हैव अ डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू हैव अ। ठीक है, अब जैसे कि क्रेडिटर का बैलेंस किस साइड बचा है आपका? डेबिट में ना, लेकिन ये ब्रॉड डाउन कहाँ पे होगा जाके? अपोजिट साइड में। तो वो बैलेंस कहाँ का माना जाएगा? क्रेडिट साइड का माना जाएगा। समझ रहे हो? तो कोई पूछे तो ये ध्यान रखना चीजें।